वेलकम टू सफलता टॉक्स। आज हम फिर वापस आए हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ मौजूद हैं। सर एक बहुत ही काबिल ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने काफी काम किया है इंडियन आर्मी के लिए, हम लोगों के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। He was commissioned in 8th Battalion Jammu and Kashmir Light Infantry. Sir was the co-commander in Srinagar during the Uri attack. उनके करियर में उन्होंने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि उन्हें सम्मानित किया गया है विशिष्ट सेवा मेडल से, सेना मेडल से, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से एंड परम विशिष्ट सेवा मेडल उनकी सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स ये शो देखेंगे उन्हें काफी गाइडेंस मिलेगा। जो भी आपकी जर्नी रही है इंडियन आर्मी में, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे उन्हें काफी मोटिवेशन मिलेगा और किस तरह से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इंडियन आर्मी में अपनी एंट्री ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सृष्टि फॉर इनवाइटिंग मी और ये मौका देने के लिए कि मैं यूथ से मुखातिब हो सकूं और उनसे बातचीत में कर सकूं। जी सर। सर पहले तो हमें आप ये बताइए कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट किस तरह से हुई। मतलब हमारी स्कूलिंग होती है, तो क्या स्कूलिंग से ही आपके दिमाग में ये था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है? मैं तो ये कहूँगा कि स्कूलिंग से भी पहले ये मेरे दिमाग में रहा होगा, क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे। मैं एयरफोर्स कैंप में पला बड़ा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आर्म फोर्सेस के लिए एक रुचि रखना, चाह होना, अपने पिताजी को और उनके दोस्तों को, सबको, जिनको हम अंकल कहते थे, सबको यूनिफॉर्म में देखना और डिसिप्लिन की ज़िंदगी रहना, तो मतलब यही चीज़ों से एक इम्प्रेशनेबल माइंड प्रभावित होता है। और जाहिर है कि मेरे दिल में ये काफ़ी अरमान था कि मैं उस वक्त पहले मैं एयरफोर्स जाने की सोचता था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा। बाद में एनडीए में जाके फिर मैं आर्मी में आया। तो बहरहाल ये चाह तो शुरू से थी, स्कूल से भी पहले से। जी सर। तो सर एनडीए में जब आप आए तो वहाँ किस तरह का एटमॉस्फेयर था? क्योंकि आई गेस काफी कंपटीशन रहता होगा, काफी काबिल ऑफिसर्स अब जब वो पास आउट होते हैं तो काफी काबिल ऑफिसर्स हो जाते हैं। तो सर सब में कुछ ना कुछ अपनी अपनी अलग खूबियां होती हैं। तो जब आप वहाँ एंटर करते हैं तो किस तरह की चीजें आपके दिमाग में घूम रही होती हैं? पहले तो अगर मुझे इजाजत दें आप सृष्टि, तो मैं एनडीए से कुछ पहले बताना चाहूंगा। जी सर जरूर। वो ये कि मैं पहले एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर लिया था मैंने। ओके। और मैं डॉक्टर बनने चला था। जी। अब आप कहेंगे कि एक तरफ से मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिल में पहले से चाह थी और मैं व्हाई डिड आई जॉइन मेडिकल लाइन। तो हुआ ये कि मुझे एक मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया था, तो सीट मिल गई। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था उस टाइम। मैं कर्नाटका, मेरे फादर कर्नाटका में पोस्टेड थे, तो ऑल इंडिया में उसकी ऑल स्टेट की मेरिट बनती है और उसमें मेरे को सीट मिल गई। बल्कि मुझे मार्क्स अच्छे रहे होंगे तो मुझे एक स्कॉलरशिप सीट मिली। और सबने कहा ये पैसे के मेडिकल किसी को मिलता नहीं है और कोई छोड़ता है क्या, स्कॉलरशिप सीट मिली है, यू विल बी अ फूल टू पास इट अप। तो अब 16-17 साल की उम्र में जो जितनी चीज़ें आप सुनते हो फिर आप उसमें चले गए। एनडीए के लिए एक थोड़ा प्रोसीजर लंबा है। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर कुछ महीनों बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसमें कुछ वक्त लग जाता है। वेयरएज ये कॉलेज रिजल्ट आने के बाद ही आपका ये कॉलेज की लिस्ट निकल आती है और आप एडमिशन ले लेते हो। तो बहरहाल ये पहले आ गया था। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में कहीं जा करके फिर मेरे को इसकी कॉल लेटर आ गया एनडीए का। और फिर मैं एनडीए की तरफ चला गया और आज तक मुझे इस बात का कोई रंजिश, कोई रिग्रेट नहीं है। मैं ये लाइफ बहुत अच्छी तरह से, आर्मी की जो कमरादरी है, स्पिरिट है, एडवेंचरिज्म है, एक्शन है, कॉम्बैट है, सब में मुझे बहुत अच्छा वो मिला और ऊपर वाले की कृपा से करियर भी अच्छा रहा। तो मैं खत्म करने से पहले इस बात में कहना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि
देखिए हमारे टाइम में बहुत कम ऑप्शंस थे। यस सर। इंजीनियरिंग, कोई सर्विसेज में जाना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आईएएस वगैरह, ऑप्शंस कम थे। आजकल आप लोगों के लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपना पैशन ढूंढें। आप ये तय कर पाए कि आपको किस में रुचि है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त उसमें जा रहा है या मेरी सहेली उसमें जा रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे माता पिता मुझे ये कहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे शहर में ही ये कॉलेज है तो मैं यही लाइन में चला जाता हूँ, और भी कोई रीजन हो सकते हैं। बिकॉज जो आपका पैशन है, इफ यू मस्ट आइडेंटिफाई योर पैशन। अपनी रुचि किसमें है, वो रुचि से भी बढ़ के इसमें बहुत इंटरेस्ट हो, एंड इफ यू कैन टर्न योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन, नथिंग लाइक इट। यानी कि जिस चीज में आप रुचि रखते हैं वही आपका प्रोफेशन बन जाए, व्यवसाय बन जाए, वही आपकी लाइन बन जाए, तो आपको कभी भी ये नहीं महसूस होगा कि मुझे बहुत काम है, क्योंकि आपको मजा आता है उस चीज में। जी सर। जैसे मुझे आर्मी में हमें आर्मी में 24 घंटे का बॉन्ड भरते हैं। हम एक्चुअली हम ड्यूटी पर रहते हैं 24 घंटे 7 दिन। कोई होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, ईद, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप घर में हो सकता है, लेकिन कभी ये नहीं। और कितनी दफा मैं इन्फेंट्री में हूँ, काउंटर टेररिज्म लाइन में रहा हूँ, कितने सालों साल हम फैमिली से अलग रहे, कभी महसूस नहीं हुआ, कभी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। मैं कभी मैंने ये सोचा नहीं कि अरे मैं कहाँ फंस गया, ये क्या है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है। और हाँ, सौभाग्य से मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने, मेरे दोनों बेटों ने भी बड़ा साथ दिया, सपोर्ट किया। उन्होंने कभी इस बात का रंजिश नहीं जाहिर की। नहीं तो फिर इंसान के दिमाग में एक प्रेशर सा आता है कि देखो मेरी वाइफ ये बोल रही है, मेरे बच्चे बोलते हैं, आप कभी आते नहीं हो, ये तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया। लेकिन मैं जो एक सीख के तौर पे कहूँगा या लेसन के तौर पे युवा पीढ़ी को आइडेंटिफाई पैशन, ये बहुत जरूरी है, और उसको अपना काम बनाने की कोशिश करें, उस लाइन में जाने की कोशिश करें। आई गेस सर ये काफी जरूरी है कि हम ये जान पाए कि आखिर हमें पसंद क्या है जी। क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे ये भी पसंद है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी पसंद है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज में जाने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हमारा इंटरेस्ट क्या है। किसी भी चीज में घुसने से पहले सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट था आर्म्ड फोर्सेस में एंड आप उसी में गए, चाहे आपको मेडिकल छोड़ना पड़ा। मेडिकल भी काफी अच्छा फील्ड है और काफी लोग कर रहे हैं उसमें अच्छा, लेकिन जिस चीज में आपका इंटरेस्ट था आपको आखिरकार वहीं जाना पड़ा। तो आई गेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ ये सब जानकर, और मुझे भी अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि शायद अब मुझे भी जान जाना चाहिए कि मेरा क्या पैशन है। एंड उसके लिए मैं तो कहूँगा आप मतलब यू शुड गो टू ग्रेट लेंथ्स, यानी कि आप उसके लिए आपको मुशक्कत करनी पड़े, ये ढूंढने के लिए कि मेरा पैशन क्या है। मान लीजिए आपके पास 2-3 अलग अलग लाइंस हैं, जी सर। मैं एमबीए में जाऊं या एमसीए करूं, या मैं विद इन मैं एचआर करूं या मार्केटिंग करूं, तो उसके लिए व्हेन आई से गो टू ग्रेट लेंथ्स, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप औरों की मदद लीजिए। yes. अपने दोस्तों से पूछिए, अपने से सीनियर से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, सबसे पूछते रहिए, सबसे क्योंकि जैसे मेरा छोटा बेटा है, जब वो छोटा था तो वो बहुत क्विक डिसीजन लेता था, और उसको मैं कहता था कि ये जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पर है, डिसीजन जल्दी लेता है, yes. और ये एमबीए करना चाहिए। मेरा बड़ा बेटा में टेक्निकल रुझान था, मैं कहता उसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अब मैं सोचता था, लेकिन कुदरती तौर पे वो ऐसा ही हुआ। मेरा बड़ा बेटा ने इंजीनियरिंग की, उसके बाद उसने एमबीए कर लिया, वो अलग बात है। yes, और मेरे छोटे बेटे ने फिर एमबीए वगैरह करके उसका अपना कारोबार है, अपना काम है। So, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ पेरेंट्स मदद कर सकते हैं, कुछ
आपके साथी मदद कर सकते हैं, टीचर्स मदद करते हैं, तो वो करना जरूरी है। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये सब अपने आप को लोगों से अप्रोच करिए और अपने आप को एक नॉलेज रखिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि एनडीए में क्या माहौल होता है, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो उनके अंदर एक बहुत उत्साह है एनडीए में पहले तो एंट्री लेने का, और उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि अंदर का एनवायरनमेंट आखिरकार क्या है। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। ये पूना के नजदीक खड़कवासला नाम की जगह पर है। ये विश्व की, पूरी दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है जो 50s में हुई थी, जी सर, एस्टैब्लिश की गई थी। और इसमें आप हायर सेकेंडरी के बाद एडमिशन लेते हैं। अब इस साल से तो लड़कियों का भी इसमें एंट्री की गई। तो इसमें आप अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं क्योंकि आपने सिर्फ 12th किया होता है, और आप 3 साल रहते हैं। उस 3 साल में मिलिट्री ट्रेनिंग भी पाते हैं और साथ साथ में आप ग्रेजुएशन भी करते हैं। ग्रेजुएशन बकायदा जैसी स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, आर्ट्स, वैसे ह्यूमैनिटीज, मतलब वैसी स्ट्रीम्स आपको मिलती हैं और वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हाँ, कुछ अलबत्ता ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि मिलिट्री सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। yes, तो इसमें एटमॉस्फेयर एकेडमिक भी होता है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और उससे कनेक्टेड और ऐसे कुछ रुझान होते हैं, कुछ क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने पड़ते हैं। तीनों सर्विसेज की ट्रेनिंग जो है वो कंबाइंड होती है शुरू में, लेकिन आखिर में जाके लास्ट सेमेस्टर वो अलग अलग हो जाती है। फिर उसमें आर्मी वाले थोड़ी सी ज्यादा स्पेशलाइज्ड आर्मी ट्रेनिंग में चले जाते हैं, नेवी और एयरफोर्स वाले अपनी अपनी ट्रेनिंग करते हैं। सो द एटमॉस्फेयर देयर इज लाइक ए कॉलेज बट वेरी अनलाइक ए कॉलेज। वो इसलिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे कॉलेज में आप फ्रीडम है कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म से हट के आप अपने जीन्स और टॉप्स में आ जाती हैं। और इसमें टाइमिंग्स पे भी थोड़ी सी, जैसे क्लास कई बच्चे स्टूडेंट्स किसी वजह से वो नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो एक सर्टेन अटेंडेंस है, उतनी अटेंडेंस पूरी जरूर होनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग। तो मतलब थोड़ी फ्रीडम होती है ना, स्कूल से आप कॉलेज में आते हैं, अचानक आपको फ्रीडम मिल जाती है। वेयरएज एनडीए में उल्टा है, कर्व बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है, यूनिफॉर्म पहननी है, बल्कि दिन में 4-5 अलग अलग टाइप की यूनिफॉर्म है। सुबह आप पहले फिजिकल ट्रेनिंग, पीटी वगैरह करने के लिए एक और यूनिफॉर्म पहनते हैं, शाम को दिन में आप दूसरी यूनिफॉर्म पहन के क्लासेस अटेंड करते हैं, और उसमें परेड ड्रिल वगैरह में थोड़ी सी उस यूनिफॉर्म में थोड़ा बदल आता है, डिफरेंट ड्रिल बूट्स पहनते हैं। फिर उसके बाद आप शाम को गेम्स के लिए एक और यूनिफॉर्म पहनते हैं गेम्स खेलने के लिए, और शाम को रात को उसके बाद आप मेस में जाते हैं। डिनर भी एक परेड की तरह होता है, यानी कि इट्स नॉट कि आप खाना खा लिया अपने कमरे में बैठ के, तो डिनर का एक बाकायदा तरीका होता है, क्योंकि आपको मिलिट्री ट्रेडिशंस, तौर तरीके सीखना भी जरूरी होता है। तो उसमें आप एक दूसरी यूनिफॉर्म पहनते हो, आपने 4-5 तो यूनिफॉर्म पहन ली, और इसमें और भी कुछ होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म्स पहननी है, सख्ती है, ये एक कॉलेज के बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इसका एक अलग ही मजा है, अलग ही जुनून है। जैसे कहते हैं ना कि लोहे में से तप के जब आग में से तप के जब लोहा निकलता है, तो वही उसी से तलवार बनती है, वैसी तलवार बनती है। और मैं सब उन एस्पिरेंट्स को जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, सबको ये सलाह दूंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द द फेवरेट चॉइस, और यही आपका उम्मीद आपकी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि आप एनडीए के तरीके से जाएं, एनडीए के रूप से जाएं। और भी एंट्रीज हैं बिफोर कॉलेज, आफ्टर कॉलेज, और भी एंट्रीज हैं, और भी तरीके हैं, यानी कि आप इसमें नहीं गए तो और भी जा सकते हैं। उसके बारे में बात बताऊंगा अगर आप जानना चाहेंगे तो। लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी का अपना ही मजा है, अपनी ही शान है, अपना ही नाम है,
नेशनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर आने के बाद भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो के जरिए से आए हुए जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो मतलब वो काफी करियर में भी काफी अच्छा, उनका करियर ग्राफ भी ज्यादा अच्छा है। नहीं कि सर आप पहले से पॉलिश्ड हो जाते हो, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग आपकी जरूरी है, लेकिन जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपको चलना है, अपने आप को पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप करनी है, वो आपको सिखा दिया जाता है। जैसे आपने कहा सृष्टि, किस तरह से चलना है, लिटरली चलना, यानी कि कभी आप देखो स्कूल कॉलेज में आप कैसे चल रहे हो, कंधे हंच करके चल रहे हो, सिर नीचे करके चल रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं करता। लेकिन इसमें आपको प्राउड बेयरिंग, एरेक्ट बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, चलने का, और नहीं हो तो उसकी परेड कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, टुकाई होती है, सजा मिलती है। जी सर, आपके अच्छे के लिए होता है। इसीलिए आप देखेंगे अभी भी रिटायर्ड फौजी अगर आपको चलता हुआ नजर आता है तो पता लग जाता है दूर से कि ये जरूर फौजी रहा होगा। यस सर, इंडीड सर। और आई गेस कि ये छोटी छोटी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फौजी जो होता है उसका दूर से जैसा आपने कहा कि दूर से पता लग जाता है कि ये फौजी है। जैसे कि सर अभी आप हमारे सामने बैठे हैं, जिस तरह से आप एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, और वो चीजें आप फौज से निकल जाते हैं, लेकिन शायद फौज आपके अंदर से नहीं निकलता है। फौज नहीं निकलती हमारे बीच में। यस सर, वो एक इट इज अ लाइफ टाइम। मैं 40 साल और ट्रेनिंग मिला लूंगा तो 43 साल मैंने आर्मी में बिताए अगर, तो यस सर, ये एक बहुत लंबा अरसा है, जिंदगी गुजर जाती है करने में। एंड आई गेस हम लोग, बहुत लोग हैं जो लोग किसी सोल्जर के साथ हम बैठते हैं या किसी ऑफिसर के साथ हम लोग बैठते हैं, तो उनका खाने का तरीका और जिस तरह से वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, उसे हम लोग काफी एडमायर करते हैं कि कितना डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है। तो सर ये और जरूर बताइए कि बच्चे क्या क्या पढ़ सकते हैं एनडीए में जाने के लिए, कि क्या क्या उन्हें आना चाहिए, कौन सी बुक्स वो रेफर कर सकते हैं? देखिए इसमें अब जैसे मुझे याद है, क्योंकि मैंने तो ये एग्जाम बहुत साल पहले दिए थे, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स पे बहुत जोर होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, शायद एक आध कुछ अगर और भी सब्जेक्ट्स होंगे। साइंस मैंने जनरल में बोल दिया, तो ऑब्वियसली कोई करेगा तो मेरे कहने पे तो नहीं करेगा, वो सिलेबस वगैरह देखेंगे। सिलेबाई जितने हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो वो तो अपडेट करना ही चाहिए। बट मोटे तौर पे ये चीजें हैं। अब इसमें जो रिटन एग्जाम होता है उसके लिए किताबें उस सिलेबस को कवर करते हुए तो बहुत मिलती हैं, यानी गाइड्स एंड कोचिंग बुक्स वगैरह तो कई मिलती हैं। अब मेरी समझ से आपको चाहिए वो कोचिंग लें, किताबें पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर एक स्टूडेंट मतलब साउंड है, यानी उसकी ग्राउंडिंग अच्छी है, उसके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं, मैं ये आपको टॉपर होने की जरूरत नहीं है जी सर। एज लॉन्ग एज यू आर अबव एवरेज, दैट इज गुड इनफ, दिस इज माय फील। हाँ ये जरूर है कि जैसे जो एसएसबी के लिए कॉल आती है, वो आपको एग्जाम पास करने पे आती है। एसएसबी के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, यानी इंटरव्यू 4 दिन का होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर मान लीजिए 300 वैकेंसीज हैं और अगर 350 कैंडिडेट जो हैं वो इसमें उत्तीर्ण हो गए हैं, यानी सफल हो गए हैं, तो फिर अब ऊपर के 300 जाएंगे। इसलिए आपके मार्क्स दोनों में, एसएसबी में भी और रिटन में भी, वो मार्क्स फिर काम आते हैं। तो पास करके सफल कैंडिडेट होना एक बात है, लेकिन फिर आपको बाद में मेरिट में भी आना है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ पास नहीं करना, ज्यादा मार्क्स। अब मान लीजिए 500 में से 200 मार्क्स अगर पास माने जाते हैं 40%, तो वो भी चेक करने की जरूरत होगी, जो भी आजकल के रूल्स हैं, लेकिन आपको उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए। यस सर। एंड एसएसबी के लिए भी तैयारी होनी चाहिए बच्चों की। खाली आई गेस पढ़ाई में ना घुसें, थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना जरूरी रहेगा अगर एसएसबी के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, एसएसबी में रिटन टेस्ट नहीं होते हैं, मतलब कुछ एक छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बट दे आर नॉट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। उसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट में कुछ जंपिंग, ये वो जो चीजें, ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि जो एक
इसके लिए कोई आपको बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती, बट थोड़ा फिजिकली फिट होना जरूरी है। यस सर। और इसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसमें कोई आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। उसमें आपकी साइकोलॉजी भापी जाती है, वो अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो देखने में बड़े सिंपल लगेंगे, लेकिन उससे आपकी साइकोलॉजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो साइकोलॉजी टेस्ट हैं उसमें कोचिंग क्लासेस में कई जगहों पे अच्छी इंस्टीट्यूट्स तो एकेडमीज तो ठीक सिखाती होंगी, लेकिन कुछ एक मैंने इंसिडेंट्स सुने हैं, देखे हैं, जिसमें कि वो गुमराह से भी हो जाते हैं बच्चे। अगर वो आपको कुछ ये सलाह दें कि हर चीज़ को ट्विस्ट करने की कोशिश करो, कि आपका बेंट ऑफ माइंड बहुत आर्मी टाइप है, कोई भी पिक्चर मेकिंग, पिक्चर स्टोरी मेकिंग, स्टोरी टेलिंग आता है, पिक्चर देख करके आपको क्या लगता है, हर चीज़ को आर्मी के डालने की कोशिश करो, कोई आपको ऐसे सलाह देता है, तो मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ, मेरी एडवाइस सबको ये होगी, बी योरसेल्फ। जी सर। मतलब आप जो हो वो रहो। That should be everybody's mantra. Yes. Absolutely. कि और मतलब have confidence. You are a good person, boy or girl, and you want to do well. यानी आप मान लीजिए आपको आर्मी के बारे में नहीं पता, डोंट ट्राई टू एक्ट कि मेरे को आर्मी का पता, बोलो नहीं पता, मैं आर्मी में जाना इसलिए चाहता हूँ, तो चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं सीखूंगी। जी सर, जी सीखूंगा। So that is preferable than trying to pose or give an impression कि I know everything. मेरा कहने का मतलब ये है कि be yourself. इसके बाद और होते हैं उसमें ग्रुप टेस्ट होते हैं। Okay. ग्रुप टेस्ट में यानी कि वो भी थोड़ा फिजिकल है। मान लीजिए आपको एक रस्सी, एक बैरल, एक ड्रम, एक टायर दे दिया, बोला आप 6 लोग हो या 8 लोग का ग्रुप है, ये 8 लोग ये 3-4 चीजें लेके यहाँ से वहां तक जाना है, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इनको लेके जाना है, समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, टीम स्पिरिट, फिजिकल, physically you may have to jump from one stone to another or catch a rope. So that is also testing how you plan with each other, क्योंकि आप इसको जानते नहीं हो पहले, कोई दोस्त नहीं है, but how जरूरी दोस्तों का मतलब जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे को जानते हो। खुदा ना करे अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का रोड पर, बस का, ट्रेन का, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है, तो उस टाइम पे क्या लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते सब इकट्ठे आकर के मिलके कोऑपरेट करके कुछ करते हैं ना, वैसी हालत है। आपको एक टास्क दिया जाए तो इंसान खुद ब खुद करने लगता है। ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप। यस सर। तो एनडीए में जाने से पहले ही आपको परखा जाता है और आपका डिसीजन मेकिंग जिस हिसाब से है कि आप कितने क्विकली डिसीजंस ले सकते हैं और करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि सर जैसा कि आपने वक्त बिताया है आर्मी में काफी ज्यादा, तो सर कई बार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़े होंगे, जैसे उरी अटैक के टाइम हम ले लेते हैं, तो सर उस टाइम किस तरह का मतलब मेंटल स्टेटस क्या होता है, क्योंकि सर काफी चीजें हो रही हैं एक साथ एंड आपको एक डिसीजन भी लेना है, तो सर उस टाइम जब ये सब चल रहा था तो आप किस तरह से डिसीजन ले पा रहे थे? वेल, मेरे से ये उड़ी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि मैं उधर उस कोर कमांडर था कश्मीर में। कोर कमांडर यानी कि पूरी कश्मीर में जितनी आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह थी, वो उनका इंचार्ज मैं था, मेरे अधीन थी। आप सब जब आप उड़ी की बात करते हो तो आपको आपके जहन में आता है वो पिक्चर जो आपने देखी है, जिससे बड़ी अच्छी राष्ट्रीय भावना निखर के ऊपर आई सबके लिए, सबके दिल में, और हाउस द जोश, हाई सर, वो बातें सबको याद आती हैं। लेकिन जब मैं उड़ी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तो वो काला एतवार, वो डार्क संडे याद आता है, क्योंकि जिस दिन 18 सितंबर 2016 को जब उड़ी में ये सुसाइड टेररिस्ट घुसाए थे एलओसी पर, तो हमने 18 जवान थे, वो सब मेरी वॉच पे हुआ, मेरे नेतृत्व में हुआ। मुझे उसका हमेशा दुख है।
और ये वो दिन तो मैं भूल नहीं सकता, अपने आखिरी दिन। लेकिन हम लोग हमेशा, क्योंकि हम तो टेररिस्ट नहीं भेजते हैं पाकिस्तान में, यस सर, वो लोग टेररिस्ट भेजते हैं, तो हम हमेशा डिफेंसिव ही होते हैं, अपने आप को कैसे बचा सके, क्योंकि वो आते हैं हमारी अटैक कर जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हमने तो किया नहीं, ये तो टेररिस्ट है, ये तो आपके फ्रीडम फाइटर है, ऐसी बातें कर देते हैं। तो हम लोग सिर्फ डिफेंसिव ही हो पाते हैं। तो उस दिन हमने सोचा कि ये जो हरकत उन्होंने की है, हम ऐसा कुछ सबक सिखाएंगे, हम भी ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनको भी दुख हो, हम उस तरफ जाएंगे। और मेरे दिल में ये जोश था, और उस दिन कुदरती शायद ऊपर वाला भी मदद करता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और उस दिन ही रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर उसी दिन दोपहर तक पहुंच गए। वो तो जाना चाहते थे उड़ी, मैंने कहा नहीं, वहां खतरे से खाली नहीं है, अभी ऑपरेशन चल रही है, आग लगी हुई थी और आर्मी चीफ भी थे। तो फिर मेरे ऑफिस में बैठ के हमने उनसे इजाजत ली, आप हाँ कह दो, एक बार इजाजत दे दीजिए। मैंने अपनी किताब भी लिखी है, इंडियाज ब्रेव हार्ट स्टोरी, सर्जिकल स्ट्राइक की जो स्टोरी, उसमें ये लिखा कि आप हाँ कह दीजिए, हम कर देंगे। और एक ऐसा सबक सिखाएंगे, और फिर इंडिया हमारे देश को ऐसा एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता था। तो आई थिंक हमने फिर वो 10 दिन के अंदर एलसी के पार अंदर जाके टेररिस्ट कैंप में ऐसा नुकसान पहुंचाया कि अब वो भी एम्बुश लगाते फिरते, यानी कि अब उनके भी दिमाग में कहीं आ ना जाए। और उसके बाद 2-2.5 साल बाद फिर हमने भारत में उसी चीज में, उसी तरीके से, उसी चलते हुए पुलवामा अटैक के बाद, जहाँ हमने 40 यात्री के जवान खोए, फिर हमने बालाकोट पे प्रिसीजन एयर स्ट्राइक की। तो मेरा कहने का मतलब है, वो एक पहल थी जिससे अच्छा सबक सिखाया गया और एक रास्ता खुला। तो मेरी समझ से मुझे इस बात की सिर्फ सेटिस्फैक्शन है कि हमने कम से कम, दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन हमने बदला लिया। तो सर, जब ये सिचुएशन पूरी चल रही होती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे जो आपके सोल्जर्स हैं उनका साहस टूटता है या थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे और सोल्जर शहीद हो रहे हैं, तो एक मन अंदर से टूटने लगता है। तो सर, उस सिचुएशन में आप किस तरह से अपने आप को अलाइव रखते हैं? देखिए, सब इंसान है, हर एक का मनोबल कभी कभी टूटता है। उसमें सबसे पहली चीज तो है ट्रेनिंग। yes, हम लोगों की ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है कि हमने जीतना है, चाहे उसमें कुछ भी हो। अब हम ये एनडीए में जब फुटबॉल मैच होते हैं या राइफल फायरिंग कंपटीशन या क्रॉस कंट्री होती है, तब से लग जाते हैं। जी सर। और बटालियन में जब 2 कंपनियों के बीच में मैच होता है, ऐसा जोर से वो होता है, जोश होता है, जो कि ओलंपिक्स वाला जोश होता है। कोई सोचेगा क्या इतनी क्या बड़ी बात है? yes, बड़ी बात है। हमारे लिए बड़ी बात ये होती है कि इन माय विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीत बहुत जरूरी है। हम ये सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेरे प्रोफेशन में, फौज में, कोई रनर्स अप नहीं होता। जो नहीं जीतता वो ज्यादातर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार की जाती है। सबसे बड़ी चीज इसको ओवरकम करने की, जो आपका सवाल था, ऐसे हालात को, ऐसे दुख को और अपने मनोबल को ऊपर रखने के लिए सबसे बड़ी चीज हमारी ट्रेनिंग है। दूसरा, कमरादरी, एक दूसरे का साथ। ये मालूम है कि अच्छा वो उधर दो हमारे वीरगति प्राप्त हो गए, लेकिन हम चलते रहेंगे, ये मेरा साथी मेरे साथ ही चलेगा, भरोसा है उसके ऊपर भी है। yes, और तीसरी है लीडरशिप। हमारे लीडर हमेशा आगे चलते हैं, चाहे जहां भी नुकसान हो। अगर कुछ होता है तो मैं उनके साथ हूँ। जी सर। एक आपके इंटरव्यू में मैंने ये सुना था कि आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आप आगे सबसे खड़े थे।
तो सर उसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि सर ये तो हम जानते हैं कि सोल्जर्स को डर नहीं लगता, लेकिन सर क्या मन में हल्की सी भी वो नहीं आती कि शायद ये मेरा आखिरी दिन हो? सर क्या ऐसा होता है? देखिए, ये कहना पहले पहले तो मैं कहूँगा ये कहना गलत है कि सोल्जर्स को डर नहीं लगता। जी सर। डर हमें लगता है, डर की एब्सेंस होना मतलब एब्सेंस ऑफ फियर इज नॉट ब्रेवरी, ब्रेवरी इज ओवरकमिंग फियर। बहादुर वो है जो अपने डर को, अपने भय के ऊपर काबू पा लेता है। डर लगना कुदरती है, किसी को ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि मुझे डर लगता नहीं है। जो आपने वाकया बोला कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट वाला, वो मैंने किताब में भी लिखा है, शायद आपने वहां पढ़ा। देखिए, मैं जब कमांडिंग ऑफिसर सीओ बना, कर्नल था, सन 1998 की बात है, एलओसी पर थे हम लोग। अभी 1-2 हफ्ते ही हुए थे, अब यूनिट वहां हमारी गई थी, और जो पहला हमारा टाकरा हुआ टेररिस्ट के साथ, उन दिनों में बहुत इनकाउंटर हुआ करते थे, आजकल बहुत कम है, अच्छी बात है। और उन दिनों में हर हफ्ते 10 दिन में इनकाउंटर होता था। तो उसमें हमने एक ऑफिसर खो दिया, मेरा ऑफिसर, और पूरी बटालियन का मोराल बहुत डाउन हो गया। दुख था, मुझे भी बहुत दुख था, मेरा एक साथी गया। अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए मैंने उनको इकट्ठा किया, उनको भाषण दिया, और उसके बाद जब हमारा कुछ दिन में ही हमारा फिर से एक काउंटर हुआ, तब मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी और हेलमेट नहीं पहनी, बस उनको जोश देने के लिए। जी सर। तो जब मेरे जवान, ये गलत बात, रूल्स के हिसाब से पहनना चाहिए। I was also acting braver than I felt. Yes. बस वो जोश देने के लिए। जब उन्होंने देखा कि उनका कमांडिंग ऑफिसर अपने को थोड़ा सा रिस्क पे डाल के, विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट, विदाउट हेलमेट, और आगे आगे चल रहा है बिल्कुल, फिर उनमें सब में ऐसा जोश आया कि हमारे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और फौरन हमने ऑपरेशन खत्म कर लिया, सब टेररिस्ट का खात्मा हुआ। और उसके बाद हमने एक रिकॉर्ड सेट किया अगले 3 साल। मेरा एक वो बन गया कि मैं ये नहीं पहनूंगा हमेशा, और एक रिकॉर्ड सा हमने 3 साल में सेट किया। बहुत अच्छा हमारा वो रहा, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रहा वो 3 साल। यस सर। तो सर एक अगर इंसिडेंट हो जो आपको आज तक लगता है कि हाँ ये इंसिडेंट है जो मेरे लिए बहुत यादगार है, तो सर वो कौन सा इंसिडेंट होगा आपके ये इतने सालों की जर्नी में? एक बार मेरे से रिटायरमेंट के लगभग कुछ ही दिन पहले एक ऐसे फंक्शन में भी यही पूछा गया जी। कि आप अब रिटायर हो रहे हैं और आपको क्या लगता है, कौन सा आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज है आपको, जिससे बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो तब भी मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे कितने खुद के अवार्ड्स, आपने भी कुछ गिनाए, उसके अलावा और अवार्ड्स, उपलब्धियां जो होती हैं खुद की, और यूनिट साइटेशन, जो यूनिट को, या बैटल ऑनर्स जैसे होता है वैसे यूनिट साइटेशन होती है, यूनिट को अवार्ड मिले, या और कुछ एक अपॉइंटमेंट्स, कुछ ऐसे पद पे मैं आसीन रहा जहाँ पे कि बड़ा इट वाज प्रेस्टिजियस। तो ये सब भी उपलब्धियां हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मुझे प्यार और डिवोशन जैसी अपने जवानों से, अपने साथियों से, अपने अफसरों से मिली है, यस सर, वो बिल्कुल अतुल्य है। जितना भी इनके, और इनके साथ सिर्फ प्यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी में प्यार है और जश्न मना रहे हैं, हम लड़ाई में साथ रहे हैं, कितनी बार जान जोखिम में डाली है, वो भी कुछ किस्से मैंने अपनी किताब में भी लिखे हुए हैं। और लेकिन जो मैंने जवाब दिया वो इन दोनों से हटके था। यस सर। तब मैंने उनको बताया, तो वो मैं आपको आज कहूँगा कि सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिली है वो 2 शादियों से जो मैंने करवाई। दोनों मेरी यूनिट में जब ऑपरेशन हुए तो शूरवीरों की विधवा थी, और उनकी शादी, पुनर्विवाह जब रीमैरिज कराई, उससे ज्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल सकती। एक ऑफिसर की वाइफ थी और एक जवान की वाइफ थी। अभी भी मैं उनसे मिलाप रखता हूँ, और
मुझे बहुत खुशी होती है उनको फलते फूलते हुए देख के। जी सर। सर जैसे ही आपने ये बताया, मुझे गूज़बम्स हैं अभी भी, क्योंकि हम लोग जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, अपने बेड पे बैठे रहते हैं, या ठीक है हमारी लाइफ में उतनी कुछ मतलब उतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, या हमें ये सब फेस नहीं करना पड़ता है फ्रंट लाइन में रह के जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। और हम लोग काफी ग्रेटफुल हैं कि अगर आज हम अपने घर में सुरक्षा में हैं, पूरी सेफ्टी के साथ बैठे हैं, कि हमें किसी टेररिस्ट से डर नहीं लगता है, या हमें नहीं लगता है कि हाँ कल को कोई आएगा और हमारे यहाँ कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होगा या कुछ भी होगा, तो वो सब सिर्फ आप लोगों की वजह से है। और मैं आज हाथ जोड़ के आप लोगों से एक तरह से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि और अभी भी मुझे थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मतलब ये काफी इमोशनल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये सब नहीं देखना पड़ता है सर। और आप लोग जिस तरह से ये सब मैनेज करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोगों के लिए लड़ाई करते हैं, थैंक यू सो मच सर। वी ओ यू अ लॉट, वी ओ यू अ लॉट। तो कहते हैं कि आपने ये चीजें चुनी हैं और ये तो आपका फर्ज है, लेकिन सर आपका फर्ज जरूर है, लेकिन अपने फर्ज को, उस चीज को बरकरार रखना और खुद से पहले हमारे लिए सोचना, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग डिवोशनली कर रहे हैं, और we are very thankful sir. Also sir, one advice that you would like to give to our youngsters. क्योंकि आपने मेरे से सवाल आर्मी या फौज या आर्म फोर्स के बारे में पूछे, और आपका ये मानना है कि आज की युवा पीढ़ी जो आर्मी या नेवी या फोर्स में आना चाहती हो, तो सवाल भी उनकी गाइडेंस के लिए थे। तो मैं आपके जरिए उन सबको ये कहना चाहूंगा कि वेलकम, हमें जरूरत है आपके जैसे युवा पीढ़ी की, आपके जैसे जोशीले लड़के और लड़कियों की आर्म फोर्सेस में, आर्मी में। जो अच्छी बातें सृष्टि कह रही थी अभी कि हम सब ये करते हैं, वो आप भी करेंगे फौज में आके। लेकिन अगर आप फौज में नहीं आ सके, सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी वजह से आप नहीं आए या नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, यू डोंट हैव टू जॉइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि आप फौज में ही आकर के अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यू कैन सर्व योर कंट्री बाय डूइंग व्हाट एवर यू डू टू द बेस्ट ऑफ योर। जो भी आप करते हैं, आप अपना पूरा तन मन धन लगा के करें उसको, जो भी आपका काम है। क्योंकि जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसमें हमें आपका सबका योगदान चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी स्किल सेट हो, सबकी जरूरत है। और आपके कंट्रीब्यूशन से ही भारत महान बन रहा है। आजकल एक बहुत अच्छी चढ़ाई पे चल रहे हैं कोविड के बावजूद। कल बजट आने वाला है, आज जो ग्रोथ एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे आज जी सर वित्त मंत्री ने दिया है पार्लियामेंट में, 8.4 हमारा अगले साल का भी। सो यू सी वी डूइंग वेरी वेल, द कंट्री इज डूइंग वेल, ऑल बिकॉज ऑफ आप सबकी वजह से। और आखिरी चीज कहूंगा, और अगर आप एक सोल्जर की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, be a good citizen. Be a good citizen. It's very tough. Be a good citizen, a citizen worth dying for. That's a very touchy line, I must say. कि एकदम लाइन सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ, we need to do this for you. जैसे आप हमारे लिए कर रहे हैं, हमें भी ये करना चाहिए। सर मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी है ये चीज जानने की, आपके पीछे काफी किताबें रखी हैं, तो आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स। नहीं ऐसा, देखिए एक फेवरेट बुक बता पाना मुश्किल है, तो मैंने अपनी जो पहली मेरी किताब थी जो मैंने लिखी है, जिसमें स्टोरीज है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, और मैंने वो दिखा दी। बट बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग जॉनर में अलग अलग फेवरेट बुक्स होंगी, अलग अलग स्टेज में अलग अलग बुक्स होती हैं। मैंने एक रीच फॉर द स्काई, डगलस बर्डर की किताब पढ़ी थी,
डगलस बार्डर की सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी थी, उससे मैं प्रेरित हुआ था कि मैंने आर्मी में जाना, आर्म फोर्सेस में जाना है। तो मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग किताबें सामने आती हैं। जी सर, आपकी बुक के बारे में मैं पढ़ रही थी और आई वुड एडवाइज एवरीबॉडी टू रीड दैट बुक बिकॉज इट हैज रियल स्टोरीज एंड क्या क्या सब कुछ एकदम रियल है वो सब। तो मैं खुद भी सर वो बुक पढ़ना चाहूंगी जरूर। और हिंदी में भी है, दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड हिंदी आल्सो, भारत के जाबाज। सो तो जो हिंदी में पढ़ना चाहे तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। दिस गिव्स यू अ ग्लिम्प्स इनटू जो आर्मी लाइफ के बारे में, जो बॉर्डर पे, एलओसी पे, काउंटर टेररिज्म क्या होता है। यस सर। तो सर नाउ दैट यू हैव रिटायर्ड, तो एक हॉबी आपकी हम जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप लाइक खाली है या फिर आपको कुछ मन कर रहा है कुछ फन करने का, तो आप क्या करते हैं उस फ्री टाइम में? वैसे मैं खाली तो रहता नहीं हूँ, मेरी काफी शौक है। मैं योगा करता हूँ 1.5-2 घंटा, हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मोटरबाइक 2 मोटरसाइकिलें हैं, मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मेरे को ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत पसंद है। साइकिलिंग करता हूँ एज एन एक्सरसाइज, गोल्फ खेलता हूँ, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। तो खाली रहने का प्लस अभी अच्छा लगता है आप लोगों से जो इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत कर रहा हूँ। आजकल ऑनलाइन है, पहले मैं बहुत कॉलेजेस स्कूल में जाया करता था बिफोर दिस कोविड पैंडेमिक हिट अस। तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली युवा पीढ़ी से मिलकर अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग हमारे देश को आगे ले जाएंगे, पूरी दुनिया को आगे ले जाएंगे। हम लोग तो 2 सीढ़ियां चढ़ने में ही थक जाते हैं, और जिस तरह से आपने बताया हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, मैं कल से ही रनिंग पे जा रही हूँ सर। ऑल्सो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस टुडे, और आपने अपनी इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को बताई। और जैसा कि आपने कहा कि जब तक कोविड नहीं था आप स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, हम लोग भी ये जो इंटरव्यू अभी ऑनलाइन कर रहे हैं ये हम पहले स्टूडियो में करा करते थे। और हम ज़रूर चाहेंगे कि जैसे ही ये कोविड वगैरह ख़त्म होता है, क्योंकि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड वी लाइक डेडली वांट इट टू एंड, तो जैसे ये ख़त्म होता है हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे शो पर आएँ और हम लाइव इंटरैक्ट कर पाएँ, आप साइड में हो और कैमरास के साथ पूरा एकदम लाइव ऑडियंस के साथ, तो हम वो ज़रूर चाहेंगे। I'll be happy to do it, बेशक, मुझे बहुत खुशी होगी। Thank you, sir. Thank you for being with us. Students, I would like to advise you and all the aspirants to comment down in below and tell us if you want some other sessions, and if you want to connect with sir, we'll also drop down his LinkedIn handle down there, and sir की book का link भी हम जरूर आपके लिए वहाँ पर drop down कर देंगे। And thank you so much for watching us. Like, share and subscribe the channel. Thank you so much.